नमस्कार मित्रों, तो आज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी बोलते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझने के लिए कुछ जनरल चीज़ें आपको जानना है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ये दो प्रकार का होता है। एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्पोररी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट तीन प्रकार का होता है। परमानेंट इफेक्ट तीन प्रकार का होता है। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है मीजोमेरिक इफेक्ट और तीसरा होता है हाइपर कंजुगेशन। और अगर हम टेम्पोररी इफेक्ट की बात करें तो टेम्पोररी इफेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो फिर से मैं बता दूं, दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट विच ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड and mesomeric effect which arise due to pi and pi p conjugation and third is a hyper conjugation। तो ये परमानेंट इफेक्ट है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट है। तो आज हम परमानेंट इफेक्ट में जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसे आई इफेक्ट बोलते हैं, इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? जैसे मैं इस पूरे को एक कार्बन चेन मान लूँ और इसको मैं ग्रुप समूह मान लूँ, तो जब किसी कार्बन चेन में कोई ग्रुप समूह लगता है तो दो कंडीशन हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड में कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है और मेनली ये सिग्मा बॉन्ड में ही राइज होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड में। तो जब किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कार्बन चेन और ये ग्रुप जो लगा हुआ है उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो दो कंडीशन हो सकता है कि अगर ग्रुप समूह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर। तो इस इस प्रोसेस में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर इस ग्रुप समूह, ये जो ग्रुप लगा है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन चेन से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन चेन को देता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो किसी भी सिग्मा बॉन्ड में या किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कार्बन चेन और ग्रुप समूह के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इट अराइज ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे थोड़ा हम और यहाँ देखेंगे कि जब ये क्लोरीन, मान लीजिए, ये माइनस इफेक्ट होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉ करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो इस कार्बन पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये वाला कार्बन जिससे स्वयं ये क्लोरीन खींच रहा था, ये अपने बगल वाले कार्बन से खींचेगा, तो इस बगल वाले कार्बन पर डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला कार्बन अपने नेक्स्ट वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जनरली ये देखा गया है कि 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट डिसअपीयर हो जाता है, मतलब उसका पावर जो है वो एकदम कम हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। 3 कार्बन के बाद डिसअपीयर हो जाता है। तो इसके कुछ फ्यूचर देखते हैं। तो इट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड। तो वही बताया कि कार्बन चेन और ग्रुप समूह के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसमें सिग्मा बॉन्ड में कहा जाता है, इट अराइज इन कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड में ही अराइज होगा। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये ट्रांसमिटेड होता है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज वाइल मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रुप काजिंग इट। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे उसके इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इसका इफेक्ट जो होता है वो घटता जाता है। इट इज़ परमानेंट इफेक्ट, मैंने आपको बता ही दिया ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इट इन्फ्लुएंस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। यह यौगिकों की रासायनिक और भौतिक गुणों को परिवर्तित या प्रभावित करता है। इंडक्टिव इफेक्ट वीकेंस अवे अलोंग द चेन एंड इज नॉट सिग्निफिकेंट बियॉन्ड थर्ड कार्बन। तो मैंने बताया कि 3 कार्बन के बाद ये लगभग डिसअपीयर हो जाता है, तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अब हम टाइप्स की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का होता है। एक होता है -I या जिसे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है +I जिसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब बोलेंगे? जब हमने बताया आपको, मान लीजिए कार्बन चेन है और ये कोई ग्रुप समूह है। अगर इस ग्रुप समूह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने इस कार्बन चेन से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, और ग्रुप समूह के द्वारा कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के कारण, मैं फिर बताया हूँ कि केवल ये तभी संभव है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो खींचने के कारण जो ग्रुप या समूह, जिस ग्रुप या समूह के कारण ये प्रभाव होता है उसी को बोलते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस कार्बन चेन से ग्रुप समूह की ओर होता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए इस ग्रुप समूह को -I इफेक्ट या निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप और एटम इज कॉल्ड एज निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज इंडिकेटेड बाय -I। तो कौन कौन से -I ग्रुप आप पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में दिया गया है। NH3+ है, NR3+ भी जानते रहिए, फिर है फिर है NO2, फिर है CN, फिर है SO3H। ये मतलब क्रम से दिए गए हैं, अगर ये 3 मिलेंगे तो सबसे ज़्यादा NH3 पावरफुल होता है। फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिल क्लोराइड, अमाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर OH, फिर OR, फिर NH2, NR2, C6H5 और H। तो ये आपको ये जो प्रियॉरिटी ऑर्डर दिया गया है ये आपको याद रहना चाहिए। तो फिर से मैं बता दूं कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफ़र ग्रुप समूह की ओर होता है, तो ये ग्रुप समूह यही रहेंगे। अगर ये रहेंगे तो ये हमेशा कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस प्रकार के इफेक्ट को निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। दूसरा होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट तब होगा जब ग्रुप समूह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कार्बन चेन की ओर होता है। मतलब ये अब कार्बन चेन, अब ये ग्रुप समूह है, इसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो कार्बन चेन की तरफ होता है। मतलब ये ग्रुप समूह अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। इसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोला जाता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला जाता है। तो कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं? तो एक है O-, एक है COO-, उसके बाद ये देखिए 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और फिर मेथिल, और सबसे कम हाइड्रोजन का है। तो मतलब O-, CO-, ये जो CCH3 लगा है, अगर ये लगेगा किसी भी कार्बन चेन से तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं और इनका ये आर्डर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ और बढ़ा लीजिए O- और CO-, फिर इनका नंबर, फिर इनका नंबर, फिर इनका नंबर, फिर इनका, सबसे कम इसका। तो इसमें फिर से मैं बता दूं, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ग्रुप समूह से कार्बन चेन की ओर होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोला जाता है।
या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला जाता है, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट से या प्लस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहला इसका एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। मतलब अगर कार्बोकेटाइन में प्लस आई ग्रुप मैं लगाऊंगा तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी, और अगर माइनस आई का ग्रुप लगाऊंगा तो वो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ड्यू टू दियर प्लस आई इफेक्ट। द एल्किल ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन टू कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड दस स्टेबलाइज द आयन। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये प्लस, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये जो प्लस आई वाले हैं जब इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेंगे तो वो प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। इसीलिए जो ये प्लस आई, अब यहाँ पे देखिए कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ऑलवेज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे जो प्लस आई है, मैंने आपको पीछे बताया है मेथिल प्लस आई होता है, यहाँ पे 3 प्लस आई लगे हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, यहाँ 2 प्लस आई लगे हैं उससे कम स्टेबल, यहाँ 1 प्लस आई लगे हैं और यहाँ कोई भी प्लस आई नहीं लगा है तो ये सबसे कम स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई। मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाता है जबकि प्लस आई वाला ग्रुप घटाता है। तो हाउ एवर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप सिंस द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्किल ग्रुप डीस्टेबलाइज द कार्बन आयन बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहाँ पे अगर ये जो प्लस आई वाला ग्रुप है जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका जो निगेटिव चार्ज है वो डीस्टेबलाइज हो जाता है। तो यही कारण है कि प्राइमरी मतलब जिसमें सबसे कम एल्किल ग्रुप लगेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा मेथिल, फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। क्योंकि इसमें +3 आई है, इसमें +2 आई है, उसमें केवल 1 प्लस आई है, उसमें कोई नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। क्योंकि निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब देगा तो उसके निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता है, यही कारण है कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो घट जाती है। तो इसीलिए मेथिल की कार्बन आयन स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी और सबसे कम टर्सरी। तो कार्बन आयन में 1 2 3 है और कार्बोकेटाइन में 3 2 1 है, ये जानते रहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई। मतलब किसी भी यौगिक कंपाउंड की एसिडिटी जो होती है वो माइनस आई के ग्रुप बढ़ाने के साथ बढ़ती है और प्लस आई के बढ़ाने के साथ घटती है। द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई डिक्रीज द निगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन। क्योंकि एसिड वह अच्छे होते हैं जो अपने एच को आसानी से दे देते हैं। तो जब ये कार्बोक्सिलेट आयन में बदलेगा और ये जो प्लस आई वाले हैं, आर को मैंने प्लस आई, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन का निगेटिव चार्ज है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो जब डीस्टेबलाइज हो जाएगा तो उसकी एसिडिटी घट जाएगी। इसीलिए जो आर है वो अगर माइनस आई का ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज जो है वो कहीं न कहीं स्टेबलाइज होगा, और स्टेबलाइज होगा तो इसी कारण एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई and inversely proportional to the plus I. Hence the acidic strength increases when minus I group are present. However, the plus I group decrease the acidic strength. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ CF3, यहाँ 2 F2, यहाँ 1 F, यहाँ कोई नहीं। तो F जो है मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि F जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो माइनस आई जितना बढ़ेगा उसकी एसिडिटी उतनी बढ़ेगी। तो यहाँ 3 है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, यहाँ 2 है
तो उससे कम एसिडिक, यहाँ 1 है तो उससे कम एसिडिक, और सबसे कम एसिटिक एसिड एसिडिक होता है। फार्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो फार्मिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड। तो क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड में ये प्लस आई है और इसमें कोई भी प्लस आई नहीं लगा हुआ है, इसमें कोई भी प्लस आई नहीं है, H माइनस आई ही इफेक्ट शो करता है मोस्टली। तो ये इसीलिए फार्मिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू द एसिटिक एसिड की अपेक्षा। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी है। तो ये जो NO2 है ये माइनस आई है, OH पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, CH3 जो प्लस आई है, तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई, तो ये इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा है और इस पर प्लस आई है जो कि घटाता है, तो इसकी एसिडिटी इससे तो ज़्यादा ही होगी, तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये और फिर ये। तो कंसेप्ट जानते रहिएगा कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई। अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन की बात करेंगे तो बेसिसिटी यहाँ पे 2 टर्म में बात करेंगे, एक गैसियस फेज में और एक एक्वस फेज में। तो बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। मतलब प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो बेसिसिटी को बढ़ाता है, जबकि माइनस आई जो होता है वो बेसिसिटी को घटाता है। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक एल्किल ग्रुप इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, वेयर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक एरिल ग्रुप डिक्रीज द बेसिक नेचर। देयरफॉर एल्किल एमीन आर स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन अमोनिया, वेयर एच एरिल एमीन आर वीकर देन अमोनिया। मतलब इसके कहने का मतलब है कि प्लस आई जो होता है वो बेसिसिटी को बढ़ाता है, तो इसमें जो CH3 है वो प्लस आई है, और C6H5 माइनस आई इफेक्ट शो करता है जो कि बेसिसिटी को घटाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। अगर हम एमीन की बेसिसिटी की बात करें, जैसे ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और लास्ट में है प्राइमरी एमीन। ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और अमोनिया में बेसिसिटी की बात करें तो 2 फेज में हमने बताया कि अगर गैसियस फेज में हम बात करेंगे तो गैसियस फेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, मतलब टर्सरी एमीन इज मोर बेसिक, क्योंकि उसमें 3 R लगा हुआ तो 3 एल्किल ग्रुप हो गया। तो टर्सरी एमीन ग्रेटर बेसिक देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि गैसियस फेज में कोई और इफेक्ट काम नहीं करता। लेकिन अगर हम एक्वस फेज की बात करें, मतलब जलीय अवस्था में बात करें, तो जब हम एमीन को जल में डालते हैं तो वो कहीं न कहीं सब्स्टिट्यूएंट अमोनियम केटायन गेट्स स्टेबलाइज नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप बट आल्सो सॉल्वेशन विथ वाटर। मतलब वाटर के साथ जो सॉल्वेशन इफेक्ट है वो भी कहीं न कहीं इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे एक्वस फेज में 3 इफेक्ट डालते हैं। आई इफेक्ट तो काम करता ही है, दूसरा सॉल्वेशन इफेक्ट काम करता है, और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है। तो अगर मैं पहला सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करूं, तो जैसे मैं पहले प्राइमरी एमीन की बात करूं, ये केटायन है, तो ये जो H है उस पर ये H2O लगा है, ये इसको सॉल्वेशन कर रहा है। सॉल्वेशन का मतलब पानी से घिरा होना। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होता है H और इस ऑक्सीजन के बीच में, तो ये प्राइमरी एमीन हो गया। सेकेंडरी एमीन में भी इसी प्रकार का सॉल्वेशन होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेशन जो है 2 हाइड्रोजन के बीच में। और टर्सरी में अगर हम बात करें आर, तो ये कहीं न कहीं जो ये केटायन बना हुआ है अमोनियम केटायन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन H2O के साथ वो बना रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन मतलब वाटर में डालने पर वाटर के मॉलिक्यूल द्वारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया जाता है,
तो देखा जाता है कि जो साइज ऑफ आयन है, साइज ऑफ आयन मतलब जो साइज है केटाइन की, अमोनियम केटाइन की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेशन इफेक्ट, और सॉल्वेशन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबलाइज ऑफ आयन। मतलब अगर कहीं ना कहीं सॉल्वेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबलाइज ऑफ आयन मतलब स्टेबिलिटी आयन की बढ़ जाएगी। अगर साइज ऑफ आयन बड़ा होगा तो सॉल्वेशन कम होगा, और सॉल्वेशन कम होगा तो स्टेबिलिटी आयन की बढ़ जाएगी। तो ये पहला फैक्टर हुआ आई इफेक्ट, दूसरा सॉल्वेशन इफेक्ट और तीसरा स्टेरिक इंडेक्स। उस आधार पर जब हम देखते हैं तीनों इफेक्ट को मिलाकर, तो अगर R बराबर मैं मेथिल लेता हूँ तो याद करने के लिए ये है कि इसके लिए मकान नंबर 213, मतलब अगर R बराबर मैं मेथिल लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी सेकेंडरी एमीन होती है, तब प्राइमरी एमीन होती है, और सबसे कम टर्सरी, और सबसे लास्ट में अमोनिया। लेकिन अगर मैं R बराबर एथिल ले लेता हूँ तो इसका कोड है 231, मतलब R बराबर मेथिल लेने पर 213 और R बराबर एथिल लेने पर 231, मतलब सेकेंडरी एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर टर्सरी एमीन और सबसे कम प्राइमरी, और उसके बाद अमोनिया। तो ये बेसिसिटी अगर एक्वस फेज में पूछा जाएगा तो यहाँ पे 3 फैक्टर काम करते हैं। आई इफेक्ट तो काम करता ही है, सॉल्वेशन इफेक्ट भी काम करता है, और तीसरा स्टेरिक इंडेक्स भी काम करता है। तो ये जो 3 इफेक्ट है इसके कारण ही बेसिसिटी का ये क्रम होता है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कार्बोनिल कार्बन, हेंस दियर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक डिक्रीजेज। Thus formaldehyde is more reactive than acetaldehyde and acetone towards nucleophilic addition reaction। न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करते हैं जहां उन्हें प्लस चार्ज मिलता है। तो अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा तो इस कार्बन पर उतना प्लस चार्ज आएगा, और उस कार्बन पर जितना कम प्लस चार्ज मतलब जितना अधिक प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये माइनस आई है और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, तो जितना इस पर प्लस चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से अटैक कर देगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड में जो H है वो कहीं ना कहीं माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन एसिटाल्डिहाइड में ये प्लस आई शो कर रहा है। और प्लस आई क्या काम करता है, ये जो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ जो प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो प्लस चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं घटा देता है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। तो यही कारण है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो एसिटाल्डिहाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब अगर एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई। मतलब प्लस आई अगर बढ़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। यही कारण है कि स्टोन में 2 प्लस आई है तो उसकी सबसे कम रिएक्टिविटी होती है, इसमें प्लस आई नहीं है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। और लास्ट में हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी एल्किल ग्रुप के इंक्रीज के साथ बढ़ती है। इन द सेम वे द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप की स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, मतलब एल्किल ग्रुप की स्टेबिलिटी से बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल है वहाँ पे +3 प्लस आई है, यहाँ 2 प्लस आई है, यहाँ 1 ही है और यहाँ कोई नहीं है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी उसके एल्किल ग्रुप के बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। बाकी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आगे जब हाइपर कंजुगेशन बताएंगे तो वहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे। तो तोयज केमिस्ट्री क्लासेज में कुछ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।